हे स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपको द लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे से आगे शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि हमारा चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड। तो आपको इस नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अर्नेस्ट मेयर आए, उन्होंने हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बताया। किसके बारे में? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ के बारे में बताया। इसके बाद बच्चों डार्विन आए हमारी 20वीं सेंचुरी में, है ना। इन्होंने अपनी जो लिविंग है उनको 5 चीज़ों में रखा। किसमें? 5 चीज़ों में। नंबर 1 हमारा जो है ग्रोथ है, सेकंड अपना रिप्रोडक्शन है, तीसरा अपना है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ अपना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ अपना है कॉन्शियसनेस, है ना। अपना जो ये 5 चीज़ें हैं बच्चों, इनको भी इन्होंने 2 चीज़ों में रखा, एक है नॉन डिफाइंड और एक है डिफाइंड। तो किस किस में रखा ये देख ले रहे हैं। तो अपना जो ग्रोथ है ये बच्चों अपना नॉन डिफाइंड में रखा, रिप्रोडक्शन जो है अपना नॉन डिफाइंड में रखा, मेटाबॉलिज्म को डिफाइंड में रखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिफाइंड में, और कॉन्शियसनेस को भी डिफाइंड में रखा। लेकिन बच्चों यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको डिफाइंड में और इसको नॉन डिफाइंड में क्यों रखा गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो बच्चों, जो डार्विन आए इन्होंने ये 5 चीज़ों के बारे में बताया। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ के बारे में बताया। तो ग्रोथ क्या है बच्चों? ग्रोथ में अपना क्या होता है? इंक्रीज इन मास होता है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इनके मास में इंक्रीज होता है और इनकी नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। जो अपने प्लांट होते हैं वो अपनी सारी लाइफ जो है ग्रोथ करते रहते हैं, है ना। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो हैं अपने कुछ ही साल तक ग्रोथ कर पाते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो अपनी सारी लाइफ तक ग्रोथ कर लेते हैं, है ना। आगे क्या दिया है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, है ना। जो ह्यूमन होते हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है ना। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होती है? डिपेंडेंट। बट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है ना। तो सो ग्रोथ not a characteristics feature of living organisms. why? तो जो अपना ग्रोथ है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सका। why? क्यों? तो क्या एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, जो अपना एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर होता है, पहले छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है। मतलब ये भी तो बड़ा हो रहा है, इसके भी मास में भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या ये लिविंग थिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक अपना नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन ग्रोथ हमारा क्या बोलता है कि ये लिविंग थिंग में होता है ना। तो इसलिए ये हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया कि इसलिए ये हमें क्लियर नहीं हो पाया ग्रोथ, है ना। इसलिए इसको नॉन डिफाइंड में रखा गया है ना। किसमें? नॉन डिफाइंड में। तो बच्चों उसके बाद अपना आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है? रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन अपने 2 टाइप के होते हैं। नंबर
वन अपना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड अपना होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अपना क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, मतलब इसमें टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब ये अपने एक बेबी को दे पाते हैं, है ना। जब इसमें दो पेरेंट मिलते हैं तब ये अपने एक बेबी को दे पाते हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल मिलता है तब ये अपने एक बेबी को दे पाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, जैसे इसके लिए केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए फंजाई, आपने क्लास 10th में जैसे का पढ़ा होगा कि बर्डिंग होती है ईस्ट और हाइड्रा में, और रीजनरेशन होता है पाइलिनिया में। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है, और फ्लैगमेंटेशन क्या फंजाई में होता है, और ऐसा ही ये सब में होता है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना। तो आपको उम्मीद है रिप्रोडक्शन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। और बट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ड्यू टू, जैसा आपका ग्रोथ है उसमें क्लियर नहीं हो पाया था कि वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, ऐसे ही हमारा इसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। एग्जाम्पल म्यूल्स हैं, अपना वर्कर बर्ड्स है, इनफर्टिलाइज ह्यूमन है बच्चों। ये भी जो अपने क्या हैं, क्या रखते हैं, ये बच्चों अपना रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, है ना। ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो जो अपने आप लोग कहते हैं कि नर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो आप कह देंगे क्या वो नॉन लिविंग थिंग है? वो नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं, लिविंग है वो, है ना बच्चों। तो इसलिए इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये हमारा रिप्रोडक्शन केवल ग्रोथ में उसमें होता है, लिविंग में होता है ना। तो चलिए आगे अपना देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, मेटाबॉलिज्म, है ना। आगे अपना क्या है, मेटाबॉलिज्म। ये कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक से मिलकर जो बनता है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑक्यूरिंग इन अवर बॉडी, अपनी बॉडी में बच्चों मिलियन से ज़्यादा रिएक्शंस जो है अपनी बॉडी में चलती रहती हैं, तो टोटल सम होता है जिसका, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। जो अपनी बॉडी में मिलियन से ज़्यादा रिएक्शंस चलती हैं तो उनकी टोटल को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। तो इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि हमारी कुछ रिएक्शंस ले ली जाती हैं, है ना। तो वो उनको हम क्या कहेंगे, नॉट अ लिविंग थिंग, उनको हम लिविंग थिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन उनको लिविंग रिएक्शंस कहेंगे, है ना। क्योंकि उसमें हमारी बॉडी की कुछ रिएक्शंस ली जाती हैं और सारी की सारी तो हमारी बॉडी में होती हैं, और लेकिन टेस्ट ट्यूब में हमारी कुछ रिएक्शंस ली जाती हैं, इसलिए हम उसको लिविंग रिएक्शंस तो कहेंगे लेकिन उसको लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हैं, है ना। उनको लिविंग थिंग नहीं बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो अपना मेटाबॉलिज्म है इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये हमारा लिविंग में होता है ना। अपना जो मेटाबॉलिज्म है इससे हमें क्लियर होगा कि ये हमारा लिविंग में होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या हुआ बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स एंड अपने प्रोडक्ट को देते हैं, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ बच्चों, जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल एंड प्रोडक्ट को देते हैं, है ना। तो ये देते हैं बच्चों, इसलिए ये हमारा क्या है, इसलिए बच्चों ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना।
इससे ये हमें मालूम पड़ा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला हमारा क्या था? कॉन्शियसनेस। क्या था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या होता है बच्चों? जो हमारे एनवायरनमेंट में जो होता है उसका सेंस लगाना और उसके लिए रेस्पॉन्ड करना, है ना। जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में होता है उसका सेंस लगाना। क्या? उसका सेंस लगाना और उसके लिए रेस्पॉन्ड करना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस, है ना। क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। तो बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लांट जो हैं हमारे कॉन्शियसनेस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये प्लांट हमारे कॉन्शियसनेस करते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल पे बताते हैं, सनफ्लावर होता है तो ये लाइट के प्रति कॉन्शियसनेस करते हैं। किसके? लाइट के लिए, है ना। तो जिसको क्या कहते हैं? फोटो पेरियोडिज्म, है ना। फोटो पेरियोडिज्म इसको बोलते हैं बच्चों, है ना। तो अपना सनफ्लावर होता है जो जहाँ जहाँ अपना सूरज घूमता है, अपनी लाइट देता है सनफ्लावर को, उधर उधर वो घूमता जाता है ना। तो ये क्या होता है? ये फ्लावर की वो सन की रोशनी को सेंस कर रहा है, उसके प्रति रेस्पॉन्ड दे रहा है अपना। तो ये सबसे बेस्ट इसका क्या है? एग्जाम्पल है ना बच्चों। लेकिन जो कुछ प्लांट होते हैं वो सीज़न के हिसाब से भी अपने फ्लावर देते हैं, तो वो भी अपने सेंस लगा लेते हैं, उस हिसाब से अपना रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना बच्चों। तो कॉन्शियसनेस यही है, जो अपने आसपास होता है उसके बारे में सेंस लगाना और उसके लिए रेस्पॉन्ड करना, यही अपना कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो बच्चों इसी वजह से ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। लेकिन बच्चों एक आप ये भी देख लो, एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एग्जाम्पल ब्रेन डेड केस। जैसे कोई इंसान है कोमा में चला जाता है, तो उसकी बॉडी तो रेस्पॉन्ड करती है लेकिन उसकी जो दिमाग है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और उसके बॉडी की सारी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन क्या होता है? उसका ब्रेन काम नहीं करता है ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये होता है। अगर चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये आप डिफरेंस समझिए कि ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, ये नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे तो बच्चों अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है? नंबर 1 अपना है सेल्फ रिप्लिकेशन, और सेकंड अपना है इंट्रैक्शन, तीसरा अपना है रेगुलेशन, फोर्थ अपना है एवोल्यूशन और फिफ्थ अपना है स्टिमुलेशन, है ना। इसको याद करने के बच्चों एक सीरीज़ है, वो ही हमारी एक सीरीज़ के नाम से हम इसको याद करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, एस मतलब सेल्फ रिप्लिकेशन, है ना। ई फॉर इवोल्यूशन, आर फॉर रेगुलेशन, आई फॉर इंटरेक्शन, ई फॉर कुछ नहीं, ई फॉर आप ये छोड़ दें, एस फॉर स्टिमुलाइजेशन, है ना। इस ट्रिक से आप इसको सीरीज वाइज याद कर सकते हैं। ये एक हमारी ट्रिक है सीरीज, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। आगे का टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो सबसे पहला क्या है हमारा, देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज
रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना। 1 मिलियन को 10 लाख होते हैं, कितने होते हैं 1 मिलियन कितने होते हैं 10 लाख होते हैं बच्चों, है ना। तो लोकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मे नॉट बी अप्लाइड एट ए ग्लोबल लेवल। जैसे अपने इंडिया में क्या है, डोंकी को बोलते हैं, गधा को डोंकी बोलते हैं, लेकिन आप अगर कहीं अदर वर्ल्ड में जाएंगे तो आप डंकी बोलेंगे तो कोई आपकी इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा, है ना। तो इसके लिए एक आपको साइंटिफिक नेम दिया गया है ना, इसके लिए आपको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है ना। साइंटिफिक नेम दिया गया है जिसको हम नॉमेक्लेचर बोलते हैं। क्या नॉमेक्लेचर बोलते हैं, है ना। तो नॉमेक्लेचर को भी दो भागों में बांटा, ICVN ICZN। क्या ICVN और ICZN। तो ICVN की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेक्लेचर। क्या नॉमेक्लेचर, है ना। तो बच्चों और ICZN को हमारा बोला इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेक्लेचर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे मेन हमारी जो याद करने वाली बात है, यहाँ पे हमारा किसी बुक में फॉर दिया गया है। क्या फॉर दिया गया है बच्चों, लेकिन हमने कई बुक्स में पढ़ा तो उसमें हमारा यहाँ पे ऑफ दिया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे दिया जाता है ऑफ और फॉर वाला ऑप्शन, तो आप ऑफ वाला लगाएंगे, है ना। तो ये हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया। अगला हमारा क्या है, टैक्सोनॉमी। अगला टॉपिक हमारा है टैक्सोनॉमी, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा क्या था, टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है बच्चों, जो अपना क्लासिफिकेशन होता है बच्चों हमारा, उसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में स्टडी की जाती है। टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स एंड प्रोड्यूसर्स के बारे में क्या स्टडी की जाती है, इसको भी बच्चों हमारे 4 भागों में डिवाइड किया है। क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफ्टिनियस, है ना। सबसे पहले हमारा जो है क्लासिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसके बाद नॉमेक्लेचर किया जाता है, उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके बाद एफिनिटीज की जाती है एंटर रिलेशनशिप में, है ना, एंटर रिलेशनशिप में। बायोलॉजिकल नॉमेक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। जो हमारा जो बायोलॉजिकल नॉमेक्लेचर है हमारा बच्चों, जो हमें किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। बच्चों कार्लस लीनियस ने हमें नॉमेक्लेचर में बताया था कि हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसका आगे का जो हमारा अक्षर होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में आएगा। किसमें, कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो हमारे बाद के जितने भी अक्षर होंगे वो हमारे स्मॉल लेटर में होंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई थी कि इसको 2 भागों में लिखेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा क्या होगा, जेनेरिक होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, स्पीशीज होगा, है ना। उन्होंने क्या क्या बताया कि हमारा जो लिखा जाएगा साइंटिफिक नेम वो 2 भागों में लिखा जाएगा। पहला भाग हमारा क्या, जेनेरिक कहलाएगा, दूसरा हमारा क्या, स्पीशीज कहलाएगा। सेकंड उन्होंने बताया था कि पहला अक्षर हमारा क्या, कैपिटल लेटर में होगा, बाकी जो हमारे हैं वो कैपिटल लेटर में होंगे। तीसरा उन्होंने क्या बताया था, जब हम स्पीशीज को लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में ना होके वो हमारा स्मॉल लेटर में ही आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम में इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया, मतलब स्पीशीज की पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और फोर्थ उन्होंने ये बताया था बच्चों कि या तो ये इटैलिक भाषा में लिखा हो, अगर ये इटैलिक भाषा में नहीं लिखा होता है तो उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दी
जाती है ना। इन्होंने 4 रूल दिए थे। क्या क्या दिए थे कि इसको 2 भागों में लिखा जाएगा, पहला जेनेरिक, दूसरा स्पीशीज, है ना। दूसरा क्या था कि इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल, बाकी स्मॉल। स्पीशीज में भी हमारे सारे स्मॉल होंगे, कोई कैपिटल नहीं आएगा इसमें बच्चों, है ना। तीसरा इन्होंने क्या दिया था कि या तो ये इटैलिक भाषा में लिखा हो, अगर ये इटैलिक भाषा में नहीं होगा तो इसके नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था वो हमारा कार्लस लिनियस ने दिया था बच्चों। उम्मीद है आपको ये नॉमेनक्लेचर याद हुआ होगा, है ना। तो आप इसको गलत ना करें, पहला अक्षर कैपिटल ही लिखें और बाकी सब स्मॉल लिखें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना। तो क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो इसमें बच्चों जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन हमारा जो होगा उसकी रैंक और कैटेगरी के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा उसके रैंक और कैटेगरी के बारे में स्टडी करेंगे, तो वही हमारा क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो जाएगा बच्चों। इट इज़ as it is arranged in the taxonomic hierarchy। तो जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की ने दिया था हमको बच्चों, है ना। तो सबसे पहले इसकी कुछ सीरीज़ है, ये देखते हैं क्या है। इसकी सीरीज़ है किंगडम, सेकंड हमारा है पाइलम या डिवीज़न, तीसरा अपना क्लास है, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनियस और फिफ्थ है अपना स्पीशीज, है ना। तो बच्चों इस सीरीज़ को याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, क्या है, खाना पकाया चेतना और फीता गीता सीता ने, है ना। खाना पकाया चेतना और फीता गीता सीता ने, ये इस सीरीज से आपको जो है बहुत जल्दी से याद हो जाएगी, है ना। जो अपना किंगडम होता है बच्चों वो अपना ग्रुप ऑफ द रिलेटिव पाइला, है ना। जो अपना किंगडम होता है वो पाइला से रिलेटेड होता है, और पाइलम जो होता है वो जो अपना क्लासेस से रिलेटेड होता है, और जो अपना क्लासेस होता है बच्चों वो अपना ऑर्डर से रिलेटेड होता है ना। और जो ऑर्डर होता है वो फैमिली से रिलेटेड होती है, और जो फैमिली होती है वो जेनेरा से रिलेटेड होता है, और जीनियस वो है कॉमन कैरेक्टर्स से रिलेटेड होती है। स्पीशीज के कॉमन कैरेक्टर्स से क्या होती है, रिलेटेड होती है। और स्पीशीज किससे रिलेटेड होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। ये आप अपोजिट में याद करेंगे ना, ऐसे सीधा सीधा याद करेंगे। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको नीचे से ऊपर याद करिए, तो ये इस पे डिपेंड करता है, स्पीशीज जीनियस पे, जीनियस फैमिली पे, और फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम, और फाइलम किंगडम, है ना। तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी बच्चों, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये अभी तक समझ में आया होगा। अगला टॉपिक अपना क्या है, अपना अगला टॉपिक है बच्चों टैक्सोनॉमिक। अगला है अपना बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स हेल्पफुल इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। इनको बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, कौन सा, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स और म्यूजियम, है ना। तो सबसे पहले क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। मतलब इसमें जो हमारी प्लांट की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनको धोकर प्रेस कर उन्हें शीट पर क्या चिपका दिया जाता है ना।
सीट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। साइज ऑफ हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट की जो साइज होती है वो 11.5 इंटू 1.6 इंचज़ होती है ना। तो इंचज़ में अगर आपको बोला जाएगा बच्चों तो आप ये लिख के आएंगे, क्या 11.5 है ना, 11.5 इंटू 1.65 इंचज़। लेकिन आपको अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो क्या लिख के आएंगे, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो आप 28.4 इंटू 41.2 सेंटीमीटर लिख के आएंगे। ये आपको कन्फ्यूज़न कर दिया जाता है, इंचज़ में पूछते हैं आप सेंटीमीटर में लिखे आते हैं, या सेंटीमीटर में पूछते हैं तो आप इंचज़ में लिख के आते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा, है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। अगला अपना है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, लिविंग प्लांट को जो क्या है कलेक्शन करते हैं और स्पीसीज स्टोर इन फॉर्म ऑफ गार्डन, और इनको गार्डन में लगा देते हैं। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो रॉयल बॉटनिक गार्डन ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन एट न्यू इंग्लैंड, जो अपना रॉयल बॉटनिक गार्डन है वो अपना न्यू इंग्लैंड में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना क्या है, लखनऊ में है। कहाँ, लखनऊ में है। उम्मीद है आपको ये अभी तक समझ में आया होगा। आगे हमारा क्या है, म्यूज़ियम है। क्या है देखते हैं। तो म्यूज़ियम में अपना क्या होता है, तो म्यूज़ियम में क्या होता है बच्चों, जो कलेक्शन होता है इसमें प्लांट और एनिमल का, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स, है ना। तो इसमें प्लांट और एनिमल का क्या होता है, कलेक्शन होता है, और उस कलेक्शन को फॉर्मलिन में डाल के रखा जाता है 40%। और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स में भी ऑल्सो एज म्यूज़ियम स्पीसीज, जो स्केलेटन होता है इसको भी म्यूज़ियम में रखा जाता है। तो जिसको भी आगे स्टडी करनी है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन या स्टडी आप म्यूज़ियम में जाके कर सकते हैं, है ना। आपको अगर किसी प्लांट या किसी एनिमल की स्टडी करनी है तो आप उसको म्यूज़ियम में जाके कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा म्यूज़ियम क्या है। म्यूज़ियम क्या है, जिसमें प्लांट और एनिमल को स्टोर करके रखा जाता है, उसको फॉर्मलिन में 40% डाल के रखा जाता है ना। यही सब। नेक्स्ट अपना है जूलॉजिकल पार्क्स। बेसिकली जूलॉजी पार्क क्या है, अपना ज़ू है। ज़ू आप में से किसने नहीं देखा होगा, तो आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़ू ही हमारा क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स है। तो प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, जहाँ पर हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं वही हमारे क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है। केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, जो हमारे वाइल्ड एनिमल होते हैं ह्यूमन केयर करते हैं, तो वो ही हमारे क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क होते हैं। तो अलीपुर ज़ू कहाँ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क ऑफ न्यू दिल्ली, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क हमारा न्यू दिल्ली में है बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो की अपना क्या होता है बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स बेस्ड ऑन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड एज कॉपुलेट। इसको क्या बोलते हैं, कॉपुलेट, यूज एज क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। तो इसका यूज़ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के क्लासीफाई के लिए। तो जो अपने कॉपुलेट होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है। क्या है, कॉपुलेट हैज़ टू अपोजिट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। उसको क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। सेपरेट कीज फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नीडेड। तो इस तरीके से बच्चों हमारा की जो है कंप्लीट हो गया है बच्चों, है ना। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना।
अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है और अच्छा लगा है ये चैप्टर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छी लगी है हमारी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।